नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, आपको याद होगा कि उन्होंने पुलवामा के मुद्दे पर जिस तरह का बयान दिया, उस बयान से पूरे देश की राजनीति में खलबली मच गई, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि पुलवामा में जो जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हुए थे आतंकवादी हमले में, वो मोदी सरकार की कमी के कारण हुए। मोदी सरकार की ढील थी। जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको एयरलिफ्ट कराने के लिए 5 ऐसे जहाज मांगे गए थे, हवाई जहाज, जिससे उनको लाया जा सकता था, जो मना कर दिया गया। और इसी के कारण वो उस रास्ते से आने को मजबूर हुए, सड़क मार्ग से आने को मजबूर हुए, जहां पहले से ही आतंकवादी हमला होने की संभावना थी। इस आरोप के बाद जहां एक तरफ यह बहस छिड़ी कि क्या सत्यपाल मलिक सच बोल रहे हैं, क्योंकि इस मामले में कई पूर्व सैनिक सामने आए। मैं आपको बता दूं कि एक गौरव भाटिया नाम के एक अधिकारी हैं जो सेना में रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हैं, और मेजर गौरव भाटिया ने बाकायदा मीडिया में आकर पूरी विस्तार से यह चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश के अंदर कभी भी जब बड़ी कॉन्वॉय जानी होती है, यानी जो सैनिक हैं, जो अर्धसैनिक बल हो या सेना के लोग हो, उनकी संख्या जब ज़्यादा होती है, वो सड़क मार्ग से जाते हैं। और इसके पीछे एक मैसेज भी है। उन्होंने बार बार एक सवाल पूछा, सड़क पर अगर सैनिक नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? तो उन्होंने कहा, निश्चित रूप से अगर सड़क पर सैनिक नहीं रहेंगे तो आतंकवादी रहेंगे। आतंकवादियों के मन में सेना का खौफ हो, पुलिस का और अर्धसैनिक बलों का खौफ हो। वो कब होगा? जब उनको दिखाई देगा कि पुलिस और अर्धसैनिक बल उनके बीच गली मोहल्ले में विचरण कर रही है। ये बात अलग है कि सुरक्षा रखनी चाहिए, तो वो जिम्मेदारी भी किसकी थी? जो सूत्र हैं वो तो यही बता रहे हैं कि क्योंकि राज्यपाल उस समय सत्यपाल मलिक खुद थे, तो ये जिम्मेदारी सुरक्षा की उन्हीं की थी। जिन सड़कों को आइसोलेट करने की बात सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, वो तो पुलिस करती और पुलिस उन्हीं के अंडर थी। तो सत्यपाल मलिक कहते हैं कि ये जो मुद्दा है, विपक्ष को चाहिए कि इस मुद्दे को 2024 के चुनाव तक जिंदा रखें। और वो याद दिला रहे हैं कि देश के विपक्ष को याद रखना चाहिए कि जैसे बोफोर्स का मुद्दा था, वो जिंदा रहा जिसके कारण सरकार गिर गई, ऐसे ही अगर देश के विपक्ष ने इस पुलवामा के मुद्दे को जिंदा रखा तो मोदी सरकार चली जाएगी। इस बयान के बाद अब ये समझ में आने लगा है कि सत्यपाल मलिक, उनका इरादा क्या था और उनके पीछे कौन लोग हैं, उनके बयान का मकसद क्या था। इससे अब साफ लग रहा है कि सत्यपाल मलिक ने जो ये आरोप लगाए हैं, इन आरोपों में तो कोई दम है नहीं, क्योंकि देश के अंदर एयरलिफ्ट कराए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्धसैनिक बल या पुलिस या सेना के लोग वो जो है एयरलिफ्ट नहीं होते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि बहुत जगह ऐसा है कि कहीं रास्ता दुर्गम है या इमरजेंसी है, और लद्दाख एरिया जहां बर्फ पड़ती है, जाने के मार्ग नहीं है, वहां हमेशा हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से ही भेजा जाता है। लेकिन आप एयरक्राफ्ट की बात अगर हमेशा करेंगे रूटीन में, वो नहीं हो सकता है। हजारों की संख्या में उनके साथ उनका अपना रसोई का सामान भी होता है, असला भी होता है, बाकी उनके खुद के सामान होते हैं। तो भाई, आप बार बार ये कहकर झूठ बोल रहे हैं कि मेरे से मांगते तो मैं दे देता, जिसपे एजेंसियां ये कहती हैं कि एक राज्यपाल के पास तो हवाई जहाज होता ही नहीं है, हेलीकॉप्टर होता ही नहीं है, वो मांगते हैं केंद्र से। लेकिन वो लोगों को कह रहे हैं, और इसमें बार बार जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, इसमें उन्होंने धारा 370 का भी जिक्र किया, और वो कहते हैं कि धारा 370 जो है वो गलत तरीके से हटा दिया। तो ये सब चीजें तब सामने आई हैं जब सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने सम्मन भेजा, उनसे जांच चल रही है, और वो जांच बीमा कंपनी को लेकर हो रही है। उसमें बीमा घोटाले में सीबीआई ने 5 घंटे लगातार उनसे पूछताछ की है, और उनसे ये पूछा गया है कि आपको अगर किसी ने रिश्वत का आपको ऑफर दिया था, आप कहते हैं 150 करोड़ की रिश्वत का ऑफर था, हालांकि बाद में वो पलट गए कि साहब मैंने तो सुना था। तो आप किसी पर भी इतना गंभीर आरोप लगा देंगे सुने सुनाए पर? ये आप मानते हैं? आपने
सरकार को और केंद्र सरकार को नहीं बल्कि आरएसएस को बदनाम करने का एक षड्यंत्र करा है। यदि आप ये आज कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मैंने तो सुना था, आपने मीडिया में आकर राम माधव जी का नाम लिया है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता रहे, संघ के वरिष्ठ वो पदाधिकारी हैं। और यदि आप ये कहते हैं कि मुझसे फाइल साइन कराने का प्रेशर बनाया जा रहा था, उस फाइल में 150 करोड़ रुपए रिश्वत मिलनी थी, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली आरोप लगा रहे हैं आरएसएस पर कि आरएसएस सरकार के काम में दखल करती है और कमीशन खोरी करती है। लेकिन जब आपको लगा कि राम माधव जी ने यह कह दिया कि मैं मानहानि का केस करूंगा, या तो आप सिद्ध करिए कि मैंने कोई दखल किया। उसके तुरंत बाद इन्होंने बयान बदले, उसके तुरंत बाद करण थापर का इंटरव्यू होता है, उसके तुरंत बाद एनडीटीवी के रवीश कुमार जो पहले रह चुके हैं, अब तो उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, उनका इंटरव्यू हुआ। यानी इन्होंने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। इनको लग गया कि अब ये जेल भी जा सकते हैं, तो बयान पलट गए। लेकिन आज फिर से इन्होंने उस मुद्दे को करा है। और आप देखिए, देश विरोधी जो भी बयानबाजी है, किसान आंदोलन के समय भी इन्होंने ऐसा बोला था कि ये किसान हैं, ये आंदोलन पे उतर जाएंगे, खून खराबा हो जाएगा, नहीं तो इनकी बात मान लो। ये सारी बातें बोल रहे थे वो। उस समय किसान आंदोलन में शामिल थे। अभी नया नया एक मुद्दा चला है, उसका अभी ये पता नहीं है कि सच है कि झूठ है, लेकिन कुश्ती खिलाड़ियों का एक मुद्दा आया है। ये उस धरने में भी पहुंच गए और उस धरने में पहुंचकर भी इन्होंने सरकार के विरुद्ध जहर उगला कि साहब बेटियों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, खिलाड़ियों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। तो सवाल यह है कि सत्यपाल मलिक मोदी जी को 2024 में हराने के लिए क्या किसी टूल किट का हिस्सा बन गए? किसी विदेशी या देशी एजेंसी ने उनको एक टूल की तरह इस्तेमाल करने का मन बनाया है? क्योंकि सत्यपाल मलिक हैं, वो पूर्व राज्यपाल हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और मोदी जी के चहेते थे, तभी उनको बनाया गया है। तो आज उनको मीडिया कवरेज मिल रहा है, तो वो मीडिया के सहारे आए दिन मोदी के विरोध में बयान दे रहे हैं, लेकिन देश के विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर वो मोदी का विरोध करते हुए ये कहते हैं कि पुलवामा अटैक मोदी की कमी की वजह से हुआ, इनकी लापरवाही की वजह से हुआ, इंटेलिजेंस की लापरवाही की वजह से हुआ, तो इससे पूरे देश की बदनामी होती है, देश की सेना का मनोबल डाउन होता है। तो जबकि ये हकीकत है नहीं। और इस सारे मामले में एनआईए की जांच हो चुकी है, उस जांच में पाकिस्तान का हाथ था, ये पता लग चुका है, पाकिस्तान के आतंकवादी थे। तो फिर क्या कारण है कि सत्यपाल मलिक पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्लीन चिट देना चाहते हैं? हालांकि इस मुद्दे पर भी एक टीवी चैनल के एंकर ने जब पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो पुलवामा अटैक हुआ है ये सरकार ने कराया, क्योंकि ये आरोप भी कांग्रेस ने लगाए हैं, राहुल गांधी ने लगाए। तो इस पर उन्होंने यू टर्न लिया और उन्होंने कहा ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हमला सरकार ने कराया, लेकिन सरकार की लापरवाही जरूर थी। तो इतना भी कहकर वो अपनी बातों से पलट रहे हैं। लेकिन सीबीआई ने जो जांच की है, अब इसमें दो बातें तो तय है कि सीबीआई इनसे लिख के लेगी, वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है कि जब ये बोल रहे हैं कि मैंने तो जी ऐसे ही कह दिया था, अब ऐसे ही कह दिया था, वो बयान आएगा, वो बयान सबमिट होगा, वो रिकॉर्ड बनेगा, तो राम माधव जी उस बयान के बेस पर इनके ऊपर जरूर केस करेंगे और करना भी चाहिए। क्योंकि आप किसी पर भी कुछ आरोप लगा देंगे और उसके बाद भाग जाएंगे, ये कांग्रेस की स्टाइल है। और ये आम आदमी पार्टी को भी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी आरोप लगा दो, मीडिया में बोल दो, उसके बाद सॉरी बोल दो या उस पर पलट जाओ। सत्यपाल मलिक भी इसी तरह कांग्रेस की स्टाइल में मोदी सरकार पर, गृह मंत्री उस समय के जो थे राजनाथ सिंह पर अगर आरोप लगा रहे हैं, ये राजनीति से प्रेरित है दिखाई देता है। लेकिन इसमें राम माधव जी का नाम ऐड करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जोड़ना, ये बहुत ही दुखद है और ये राजनीति से प्रेरित भी है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ही इस मामले में सीबीआई इनका बयान दर्ज करेगी, सीबीआई ना तो इनको गिरफ्तार करने वाली है, सीबीआई ना इनके साथ सख्ती करने वाली है। वो सीधा पूछेगी कि आपने जो आरोप लगाए कि 150 करोड़ की आपको रिश्वत ऑफर हुई, किस व्यक्ति ने ऑफर करी,
आपके ऊपर प्रेशर किसने बनाया? सूत्र हैं वो बता रहे हैं, और ये तो टीवी में भी इन्होंने बोल ही दिया है कि मुझ पर किसी ने दबाव नहीं बनाया, मुझे किसी ने रिश्वत ऑफर नहीं की, मैंने सुना था। तो सुनी हुई बातों को इन्होंने सुना दिया, अब इससे बात बननी नहीं है। और ये बयान दर्ज होते ही राम माधव जी इस बयान को लेंगे और इसी को कोट करते हुए वो कोर्ट में केस करेंगे, जैसा मैंने कहा करना भी चाहिए। और उसके बाद सत्यपाल मलिक जी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, या तो इनको जेल होगी, या तो 100-200 करोड़ रुपए का मानहानि का जो दावा होगा वो इनको जमा कराना पड़ेगा। मुझे नहीं पता सत्यपाल मलिक जी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन मुसीबत तो बढ़ने ही वाली है सत्यपाल मलिक जी की। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो माफ़ी मांगकर निकल लेंगे, तो ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मानहानि के केस में राहुल गांधी को सजा हो सकती है, तो सत्यपाल मलिक जी को भी हो सकती है। ये समझ से परे है कि पूरे जीवन भर लगभग उन्होंने मलाई मारी, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके कई राज्यों के राज्यपाल उपराज्यपाल बन करके पूरा सरकारी पैसे अमले से, टैक्स पेयर के पैसे से आनंद किया, और अंतिम पड़ाव में जीवन के वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हो गए। तो क्या अभी भी कोई महत्वाकांक्षा उनकी बची है? ये एक बड़ा सवाल है। लोगों का कहना है कि उनको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनना था, ये प्रपोजल उन्होंने कहीं रखा था और उसको मना कर दिया गया, इसी के कारण से ऐसा वो बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यदि ऐसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अब वो ये सोच रहे हैं कि वो आरोपों से बच जाएंगे, जेल जाने से बच जाएंगे, जो आरएसएस पर उन्होंने आरोप लगाया, आरएसएस के पदाधिकारी पर, उनके केस से बच जाएंगे, तो ये उनकी भूल होगी। व्यक्तिगत रूप से वैसे तो मेरा मानना यही है कि संघ कभी इन विवादों में पड़ता नहीं है, लेकिन क्योंकि राम माधव जी का व्यक्तिगत रूप से इसमें नाम लिया गया है, तो व्यक्तिगत ही इसको देखना चाहिए। और राम माधव जी वो पूरे देश की आवाज़ उनसे कह रही है कि आप ऐसे व्यक्ति को यदि माफ़ कर देंगे तो आगे से ऐसे लोगों के लिए कोई नज़ीर नहीं बनेगी, और इसलिए केस जरूर करें। राम माधव जी केस करते हैं कि नहीं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन देश की जनता जरूर ये चाहती है कि टूल किट गैंग का खुलासा तो होना ही चाहिए। और वो खुलासा कब होगा, ये सब इंतज़ार है। आपका क्या कहना है, जरूर आप बताएं। वंदे मातरम।